नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार जो है इसका मुख्य रूप से करना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो शिक्षक का जो व्यवहार देखता है बच्चा, वही यहाँ पर क्या करता है, सीखता है, जिससे नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो विद्यार्थी के मध्य किसका बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को, किसको देगा? तो एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे कि देश और समाज आगे चल सके और लोगों को यहाँ पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को सहयोग कर सके। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा, इसमें जो ऑप्शन उसके अनुसार सहयोग की भावना हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना और सिखाना, और बौद्धिक विकास। ठीक है, तो देखिए, जो शिक्षक होते हैं उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर इम्प्लीबल है जो उद्देश्य है वो आपका होता है, यहाँ पर देखिए, वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसमें हर क्षेत्र में बच्चा का विकास हो, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं हो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया? 2000, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए देखिए, यदि आप लोग शिक्षक बंधु हैं तो आपका बहाली जो शुरू किया गया था वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो 2001 ईस्वी है। ठीक है, चलिए, शिक्षक किस कारण से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? मतलब यदि आप शिक्षक हैं और शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसका कारण क्या होता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा चीज है, अगर हम शिक्षण के क्रम में सहायक उसका सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यहाँ पर जो हो जाता है उसका होता है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्या कहते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। मतलब पाठ्यचर्या जो हम लोग लेसन प्लान करते हैं उस कार्य को क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं है, एक आध्यात्मिक विशेषता कार्य,
या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सी है, एक अत्यधिक विशेषक कार्य है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, पाठचर्या निर्माण के कार्य को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ पर किया जाना चाहिए विद्यार्थियों की प्रशंसा? ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार और बिहार आकलन में आया हुआ प्रश्न है ना। एकांत में करना चाहिए, अलग में करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए? तो देखिए, अगर विद्यार्थियों को प्रशंसा आपको करना है तो वो जो है आपको किसके बीच करना चाहिए? लोगों के बीच में करना चाहिए। किसके बीच में करना चाहिए? लोगों के बीच में करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा लोगों के बीच। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? तो देखिए, छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन का। ठीक है, सतत मूल्यांकन जो हम लोग का चलता है वही यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, बताना है कौन सा कथन गलत है विकास के संबंध में। तब विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट कर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। आइए एक एक करके देखें। विकास क्या होता है? तो पूर्वानुमेय होता है, पूर्व के अनुसार यह हमेशा चलते रहता है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बिल्कुल सही कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखा रखा विकास रेखीय होता है, तो विकास रेखीय नहीं होता, एक सीधी रेखीय नहीं होता है, उसमें घटती बढ़ती होते रहता है। और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है कि विकास हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। ठीक है, तो इसमें शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी शैशवावस्था में आप एक दिमाग में रखिए क्या क्या विशेषता होता है, उसमें एक होगा जो विशेषता नहीं होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक विकास की तीव्रता तो बहुत अच्छी बात है। शैशवावस्था में देखते हैं बच्चा में शारीरिक विकास तीव्र रूप से होता है। दूसरों पर निर्भरता, तो शैशवावस्था में बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर ही निर्भर रहता है। नैतिकता का होना, तो देखिए ये नैतिकता का होना है, शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता का काम नहीं होता, उन्हें कोई नैतिक पता नहीं होता, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता, तो इसमें मानसिक विकास भी तेजी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शैशवावस्था की विशेषता कौन नहीं है? तो नैतिकता का होना, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा में जो होता है कैरेक्टर का कोई बोध नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है, तो नैतिकता का होना मेन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन मानक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती? ठीक है, तो इनमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता भी मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती जो है ये सिद्धांत नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिवर्ती हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति? तो देखिए, वो जो बच्चा होता है ना उसमें क्या होता है? जिज्ञासा होता है। ऐसे बच्चों में शुरू में जिज्ञासा होता है कि इसको देखते कि क्या है इसमें अंदर, क्या नहीं है, इसलिए उसको तोड़ देता है, जोड़ देता है और उसको देखते रहता है, खेलते रहता है, तो इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाता है। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं वृद्धि का संबंध किससे है? ये लिखा हुआ है, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वृद्धि का मतलब क्या होता है? आकार और भार दोनों होता है, तभी पता चलता है। जब आकार बढ़ा तो उसका कुछ भार भी बढ़ जाता है। तो वृद्धि का मुख्य रूप से संबंध जो है वो आकार और भार दोनों से है, आकार और भार दोनों से है। किस प्रकार का शब्द है? देखिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यगरूढ़ शब्द, इसका वीडियो भी और इसका नोट्स भी हमने आप सभी को दे दिया है। तो अब आप उतने दिन से, जुलाई से क्लासेस चल रही है, आप लोगों ने सभी को याद कर लिया होगा। अब आपका वक्त है सही समय पर हथौड़ा मारने का लोहे पर, तो अब हथौड़ा मार दीजिए और
जितना भी चीज़ें हैं सबका प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, जो हमारे नए शिक्षक बंधु हैं, ले लीजिएगा। और हिंदी का यहाँ पर जो है नोट्स, अब हिंदी की तैयारी पूरी हो गई है। अब आपका यहाँ पर ज़्यादा करके प्रैक्टिस सेट ही चलेगा, क्योंकि हिंदी का जितना मैंने सिलेबस था व्याकरण के अंतर्गत दे दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ पैसेज है, तो पैसेज आपको मिलते रहेंगे, आप उसको बनाते रहेंगे, ठीक है। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए दस हो आनंद जिसका, दस हो आनंद जिसका, और ये विशेष अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ। तो वैसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलेगा दशानन यानी रावण, तो उसको हम लोग कहेंगे योगरूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला है गौशाला में कौन सा समास है ना, गौशाला के में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो देखिए गौशाला क्या होता है, तो गौ, गौ के लिए शाला, मतलब गौ के लिए रहने का स्थान, ठीक है, गौशाला यही होता है ना। तो के लिए क्या चीज है, तो ये कर्ता का चिन्ह है। ये यहाँ पर क्या है? कारक का चिन्ह है। क्या है? कारक का चिन्ह। कारक का नोट्स यहाँ से जो भी परचेज करेंगे ना अगर कारक से कोई प्रश्न पूछ देगा तो आपको हम बता देते हैं 100% बता दिएगा, सिर्फ नोट्स परचेज कर लीजिएगा, तो समझ गए। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला गौ के लिए शाला है, जिसमें आपको यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें कर्ता चिन्ह आता है, जिसमें कारक का चिन्ह आता है, कर्ता कर्म कोई भी आता है तो वो तत्पुरुष समास में जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, त्रिफला मतलब हिंदी होता है, त्रि मतलब होता है तीन, और फला मतलब फलों का समाहार या मिक्सर, ठीक है। ये तीन क्या चीज है? संख्यावाचक है। तीन क्या चीज है? संख्यावाचक है, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जो स्पेशल संख्यावाचक हो और कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसको आप डालेंगे द्विगु में। दम याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जो संख्यावाचक हो और विशेष अर्थ नहीं निकले तो वो जाता है द्विगु में। इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा। अगला है, आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, ठीक है। तो आलोक का मतलब होता है, देखिए अगर एक सेंस में देखेंगे तो प्रकाश होता है, और प्रकाश का उल्टा क्या होता है आपको बताना है। विलोम मतलब उल्टा शब्द गया, और प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द है चंचल, संचल, जंगम या चेतन, ठीक है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो स्थावर का देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जंगम ना, क्या बोला जाता है? जंगम। अब देखेंगे आप सभी, तो सारे प्रश्नों को यहाँ पर करते चलिएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, संक्षेप या सूचना, ठीक है। तो विस्तार का यहाँ पर क्या होता है, जिससे आपको कहता है कि इसका विस्तार कीजिए, तो ना क्या कहता है आपको कोई भी कि इस पद का विस्तार कीजिए, मतलब बड़ा कीजिए, तो उसी को कोई कहता है कि इसका संक्षेप में लिखना है। क्या क्या लिखना है? संक्षेप में लिखना है। तो विस्तार का उल्टा जो होता है वो संक्षेप होता है। कोई विस्तार में लिखेगा, कोई संक्षेप में लिखेगा, तो बोला जाता है कि आपको विस्तार में लिखना है या संक्षेप में, ठीक है। मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का अलिखित, पठित, लिखित या कथित। मौखिक मतलब मौखिक रूप से बोलना, ठीक है, मुख से बोलना, और उसका कोई लिखित नहीं होता है। तो मौखिक बिना लिखित हो गया, बिना लिखित हो गया मतलब मौखिक, तो उसका उल्टा क्या होगा? लिखित होगा, यानी लिखित होगा वो यहाँ पर हो गया आपका मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। तो अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है विलोम शब्द ना। सारे विलोम शब्द को हमने दे दिया है जो अब तक एग्जाम में आए। सभी ये जो विलोम शब्द आप देख रहे हैं ना, सब आपका एग्जाम में आया हुआ है। समूह का विलोम शब्द है उन्मुख, अधिमुख, विमुख या प्रमुख। तो समूह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो समूह का हो जाएगा यहाँ पर आपका देखा जाएगा तो विमुख हो जाएगा, मतलब जो सामने है और फिर उसे दूर चला गया, तो समूह का हो जाता है विमुख। ऋणात्मक का विलोम शब्द है खराब, अनात्मक, धनात्मक या मानात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋणात्मक ऊर्जा होता है, बोलते हैं कि आप में ऋणात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना, तो उसी को कहते अरे तो पॉजिटिव आदमी है, मतलब धनात्मक आदमी है, पॉजिटिविटी इनमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई भी काम को हम में रखते हैं। तो ये ऋणात्मक का उल्टा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण, पश्चिम, वाम, पूरब, ठीक है। तो दक्षिण का तो दक्षिण विलोम शब्द नहीं होगा, पश्चिम भी नहीं होगा, पूरब भी नहीं होगा, तो क्या होगा? वाम होगा, वाम ना, यानी दक्षिण का उत्तर होता है। क्या होता है?
उल्टा या विपरीत उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। आशा का विलोम शब्द है नाउम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा। देखिए हम आप पर क्या है, आस लगाए हुए, आशा है। तो लोग कहता है कि अरे यार आस मत लगाओ ना, तो निराशा एक दिन हो जाएगा तुमको, यानी आशा का उल्टा क्या होगा, निराशा। वो आदमी बोला कि अरे भाई आस मत लगाओ, नहीं तो एक दिन निराश होना पड़ेगा। तो आस का निराश हुआ तो आशा का निराशा होगा, तो आशा का क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सारे को कवर अप करेंगे। चोरी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चोरी अगर आप देखिएगा तो चोरी जो आप करते हैं तो वो अपने आप के अनुसार जो होता है, आपने कितना चोरी किया, कैसे चोरी किया, तो इसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके साथ किस किस की तरह की घटना हुई। किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो अनुभव वाली चीज़ें जो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। अगला है बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए ये प्रश्न आपको जो है ना 1001 बार आया हुआ बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए सिर्फ अनुभव की चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें अवस्था के बारे में बताया गया हो, जितनी भी अवस्थाएं हो, अगर अवस्था के बारे में किसी में बताया गया है तो अवस्था को भी यहाँ पर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चाहे कोई भी अवस्था हो उसको भी भाववाचक में आप लोग रखेंगे। सभी को बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के, कभी कभी आप बाजार या कहीं जाते होंगे तो सिर्फ देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का लड़की को देख के। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है वो दिखा नहीं सकती है, क्या उसके प्रति सोच चल रहा है वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है,